नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टिमरनी विधायक अभिजीत शाह जी, जो कि यंगेस्ट विधायक हैं इस विधानसभा के, बिल्कुल नौजवान। आखिर राजनीति में ये क्यों आए, क्या रही इनकी शिक्षा दीक्षा, और इन्होंने अपने चाचा को हराकर यह विजय पाई है तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं क्षेत्र में, इन तमाम बातों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में अभिजीत शाह जी। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। आप देखने से ही एकदम युवा, नव युवा, एकदम कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हैं। मतलब अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, राजनीति में आ गए तो पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है, तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई के बारे में ही बातचीत कर लें। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक हुई, और राजनीति की तरफ रुख कैसे हुआ? देखिए, मेरी जो पढ़ाई थी 10th 12th और कॉलेज जो ग्रेजुएशन मैंने किया था वो सभी मैंने नागपुर से किया था। मेरे फादर जो थे वो एक ट्रांसफर जॉब कैनरा बैंक में थे, तो उनका जब वहाँ तबादला हुआ तो वहीं जाके पढ़ाई हुई मेरी। इसके बाद क्योंकि मैं एक बकराई परिवार से आता हूँ, हमारे परिवार है वो ज्यादातर राजनीति में है। पहले राजतंत्र था, तब वहां जनता की सेवा कर रहे थे। जमाना बदला, लोकतंत्र आया, अब यहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं। तो जब मैंने गांव में जाना शुरू किया, वहां रहना शुरू किया, सबसे बड़ी वहां समस्या जो थी वो एक अच्छी शिक्षा की थी। तो मैंने सबसे पहला जो वहां काम किया था वो एक अच्छा स्कूल डालने का मैंने प्रयास किया था। मैंने वो स्कूल खोला कि कम पैसों में, या कुछ लोग गरीब होते हैं वो नहीं भी देते हैं, उन्हें एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल मिल सके। उस स्कूल के माध्यम से मैंने जब वहां अपना सफर शुरू किया तो धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, राजनीति में आना हुआ, और आज आप देख ही रहे हैं कि राजनीति में है। बिल्कुल, राजनीति में आना हुआ। संघ से भी आप जुड़े हुए थे। संघ से कब जुड़े? और ये भी कहा जाता है कि जो संघ से जुड़ा होता है वो वास्तव में बीजेपी का नेता होता है। फिर आप कांग्रेस के नेता कैसे हो गए संघ से जुड़ने के बाद? देखिए, मैं ये बात है नागपुर की, जब हम स्कूल में पढ़ते थे 2008 की बात है। तब हम लोग सभी जो दोस्त थे वो संघ से जुड़े थे। मैंने प्रथम और प्राथमिक वर्ग जो 7 दिन का 20 दिन का होता है वो वर्ग भी मैंने किया था। 2014 में, है ना, मेरे पिताजी जो थे वो कांग्रेस से बैतूल लोकसभा लड़े थे। उसी के साथ उनके साथ मेरा कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कांग्रेस में एंट्री हुई, और तब से लेकर आज 10 साल लगभग होने को आ रहे हैं मैं कांग्रेस में हूँ। तो क्या जो आपके संघ के जो संगी साथी थे उन्होंने आपको रोका नहीं कि आप संघ का प्रशिक्षण लिए हुए हैं और आप बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं? तो उनका क्या रिएक्शन था जब आप कांग्रेस ज्वाइन किया आपने पिताजी के साथ? देखिए, ज्यादा कुछ बातें हुई नहीं थी, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। वैसे माना यही जाता है, मैं भी ये कहता हूँ कि संघ जो है नॉन पॉलिटिकल उसमें होता है। वहाँ कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करो या उसमें काम करो। तो मुझे किसी ने ऐसा टोका नहीं, रोका नहीं, तो ऐसी कोई बात थी नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि आप संघ से प्रशिक्षित हैं, तो उस प्रशिक्षण का लाभ राजनीति में कैसे मिल रहा है आपको? देखिए, संघ जो है वो आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी सिखाता है, जैसे कि संगठन किस तरीके से चलाया जाए और अनुशासन। आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की या किसी संगठन की कोई चीज अच्छी है तो हमें उससे सीखना चाहिए, है ना। जब मैं 2023 में ये चुनाव लड़ रहा था, उस चुनाव में मेरी टिमरनी विधानसभा में 4 ब्लॉक है हमारे। सबसे पहला करताना, टिमरनी, ढेडगांव और सिराली। मैं 3 ब्लॉक हारा, लेकिन सिराली में इतना शानदार जीता, वहां की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर हम लोगों ने पन्ना प्रभारी नियुक्त कर रखे थे। यानी वोटर लिस्ट का आप एक पन्ने को देखेंगे तो एक पन्ने में 30 नाम, 30 चेहरे होते हैं, उसमें से एक व्यक्ति हमारा होना चाहिए, जिसका काम है कि सिर्फ उन 30 व्यक्तियों का वोट डलवाना। वहां हमने मार्किंग भी की थी, थोड़ा और आगे बढ़ के प्रशांत किशोर जी का पैटर्न था। कुछ मार्किंग भी की थी हमने कि रेड पेन से बीजेपी का वोट, ब्लू पेन से कांग्रेस का वोट, ग्रीन पेन से ऐसा वोट जो ढुलमुल है, जो कहीं भी जा सकता है, फ्लोटिंग वोट जो होता है, और ब्लैक पेन से जो वोटर के नाम कटवाने हैं, जो मृत्यु हो चुकी है या शादियों के बाहर जा चुके हैं, और उसके साथ मार्किंग करने के साथ हमने वोट निकाले और डलवाए। इस कारण से मैं 3 ब्लॉक हारा, लेकिन सिराली बीजेपी की इस सुनामी में भी वो जीता, बल्कि वो एक ही ब्लॉक हम लोग 8 या 400 के आसपास जीते हैं, और मैं चुनाव जीत गया। लेकिन आप बीजेपी की सुनामी कह रहे थे, लेकिन ऐसा जब चुनाव के दौरान ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, सुनामी तो कहीं दिख नहीं रही थी। लग तो ये रहा था
कि मुझे भी यकीन था कि कांग्रेस हमारी जो पार्टी है वो सरकार बना रही है और 130 प्लस जाएगी। चाहे आप आईबी का सर्वे देख लीजिए, 8 में से आप 5 सर्वे देख लीजिए न्यूज चैनल्स के, यही कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रही है। एक आम जनता में जो धारणा थी, आप पान की गुमटी पे जाइए, आप चाय की दुकान पे जाइए, सब यही कह रहे थे कांग्रेस सरकार बना रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जो हुआ वो हम देख रहे हैं। लाडली बहना योजना का और मेरे ख्याल से जो 2700 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को देने का इन्होंने जो वादा किया था उसका एक असर पड़ा है और उस कारण से इनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। अब हमारी भी प्राथमिकता ये है कि शिवराज जी ने घोषणा करी थी कि हम लाडली बहनाओं को 3000 रुपए तक देंगे। जो हमने कहा था कि जो किसान गेहूं बो रहा है, जब वो काट के बेचने आएगा तो सोसाइटी में 2500 रुपए हम खरीदेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी ने वालों ने कहा कि नहीं, हम 2700 खरीदेंगे। तो हमारी भी प्राथमिकता यही है और लड़ाई भी यही है कि जो वादा शिवराज जी ने किया था, शिवराज जी चले गए लेकिन उनकी बात रह गई है। हम ये मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे और ये मुद्दा सड़क पे भी उठाएंगे। आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसमें राज्यपाल महोदय ने कहीं भी लाडली बहना योजना का मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास जिक्र किया। ये 2700 रुपए क्विंटल जो गेहूं खरीदने की बात थी वो नहीं करी उन्होंने। आप बीजेपी का संकल्प पत्र देखेंगे, उसमें उन्होंने ये तक नहीं लिखा है कि लाडली बहना योजना ऐसी कोई योजना उनकी है। मैं जब उनसे पूछता हूं तो कहते हैं कि भाई साहब ये हमारी ऑन गोइंग योजना है। मैं उनसे कहता हूं कि भाई साहब आपकी ऑन गोइंग योजना जो है वो 1250 की है, पर आपका वादा जो था वो 3000 रुपए का था। तो आप वादा कब पूरा करोगे? आपको वादा पूरा करना पड़ेगा क्योंकि किसानों ने और लाडली बहनों ने इन्हीं वादों को देखते हुए आपको बहुमत दिया है। अब आप मुंह मत मोड़िए क्योंकि मेरा खुला आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब हम आपको रोकेंगे। आप बहुत जल्दी मुद्दों पे आ गए और प्रदेश की राजनीति पे आ गए। आपकी उम्र को देखते हुए ये जल्दबाजी संभव है और कहा जा सकता है कि इतनी जल्दी जब विधानसभा में पहुंचे तो मुद्दों को उठाना भी इतनी जल्दी और उसका समाधान भी इतनी जल्दी करवाना जरूर आपकी इच्छा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे आपकी ही बातों को ध्यान में रखते हुए कि अभी संघ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे जो हम आपसे करना चाहेंगे कि आप जैसे कि आपने कहा कि संघ कभी नहीं कहता कि आप राजनीतिक पार्टी बीजेपी ही ज्वाइन करो, आप कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर सकते हो कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो, नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी। जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले कहे हैं कि वो ये नहीं कहता कि आप बीजेपी ही ज्वाइन कीजिए जी, ये संघ कहता है। तो क्या ये संभव हो सकता है इस समय कि आप संघ से प्रशिक्षण लें और कांग्रेस पार्टी की सेवा करें? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि आप किसी भी जो हमारे स्वयंसेवक हैं उनसे आप पूछेंगे तो उन्हें कभी किसी ने नहीं कहा कि आप किस पार्टी में आप काम करेंगे। ठीक है, जब मैं कांग्रेस में आया मुझे भी किसी ने नहीं कहा कि आप मत जाइए, है ना, ये क्यों जा रहे हैं। ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होती है। अच्छा, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद क्या आप संघ से प्रशिक्षण ले रहे हैं अभी भी? देखिए, मैंने कहा कि मैं 2008 से लेकर 13 तक मैं वहां था। 2014 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है, कभी कभी कोई वर्ग होता है तो वहां कभी कभी हम चले जाते हैं। तो मतलब हाँ, अभी नाता पूरी तरह से टूटा नहीं है और टूटना भी नहीं चाहिए। तो अब हम बात करेंगे चुनाव की, 2023 विधानसभा चुनाव की। चाचा भतीजे की लड़ाई, इसे ये कह सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस की तो लड़ाई है ही, लेकिन ये कई परिवार के बीच ये लड़ाई कांटे की टक्कर देखी गई और चाचा पर भतीजा भारी पड़ गए। कैसा लगा जीत करके, चाचा को हरा करके? देखिए, मैं सब जगह यही कहता हूं कि ये कोई लड़ाई चाचा भतीजे, काका भतीजे या पारिवारिक लड़ाई नहीं थी। ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। वो भारतीय जनता पार्टी में है, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। विचारधाराओं में टकरार होती है, एक जीतता है, एक हारता है। पिछली बार मैं हार गया था, पिछली बार में चुनाव लड़ा था, मैं 2022 से चुनाव हारा था। लेकिन हाँ, फर्क इतना रहा कि चुनाव हारने के तुरंत बाद, जैसे मेरी विधानसभा में लछोरा, शमशाबाद, जलोदा, कुकवाड़ी गांव है, वहां बाढ़ आई थी, सबसे पहले जाने वाला मैं था। हमारी विधानसभा बल्कि पूरे देश में कोरोना आया था। उस कोरोना काल में भी घर पे नहीं बैठे हुए थे। आप मेरी फेसबुक पे देखेंगे, कई बार हम लोगों ने सिलेंडर पहुंचाने का प्रयास किया, मास्क बांटने का प्रयास किया, जरूरतमंदों को अस्पताल लाने का प्रयास किया। तो ये प्रयास करते रहे। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। मैं तो नहीं कहना चाहता हूं जी, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। लेकिन एक बात और सुनने में आई, 2014 में आपके पिताजी जब बैंक से रिटायर होकर के आए थे तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था।
शायद लोकसभा सीट बैतूल थी। बैतूल जी, और उसमें आपने अपने पिताजी का सहयोग किया जी। लेकिन जैसा कि आपको उम्मीद थी कि हमारे चाचा अगर मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन उस समय उन्होंने विरोध किया। कारण क्या था विरोध का, और उस समय आपके मन में क्या आया कि हमारे पिता का इन्होंने विरोध किया, जिनका हमने साथ दिया अभी 2013 में ही। अच्छा चुनावी मैनेजमेंट किया था आपने अपने चाचा के लिए, कैसा लग रहा था उस समय जब चाचा आपके पिताजी के विरोध में खड़े हुए थे? देखिए, उन्होंने रिटायर नहीं हुए थे, उन्होंने वीआरएस लिया था जी, और भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था। उस कमिटमेंट के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ा था। किसी कारण से उन्हें टिकट नहीं मिल पाई होगी, कुछ कारण रहे होंगे। मेरी उम्र बहुत कम थी उस वक्त, मेरी उम्र बहुत छोटी थी। हाँ, उस वक्त बुरा लगा था कि 2013 में काम किया काका के लिए, उन्होंने 14 में पापा का साथ नहीं दिया। लेकिन आज जब पीछे मैं देखता हूँ तो लगता है कि ठीक है, उनकी कोई मजबूरी रही होगी। वो एक पार्टी से बंधे हुए थे, पार्टी के विरोध में काम नहीं किया जाता है, यह समझ में आता है। उस समय थोड़ा बुरा जरूर लगा था, लेकिन ठीक है, समय समय की बात है, इसको कोई पर्सनल ग्रजेस पालने की जरूरत नहीं थी। नहीं तो इस बार जब अपने चाचा को हराया तो कैसा सुकून मिला होगा कि उस समय क्यों? देखिए, कोई ऐसा सुकून नहीं मिला। मैंने जीतने के बाद सबसे पहले मैं उनका आशीर्वाद लेने गया था, वहीं पे काउंटिंग हॉल में सबके सामने बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, हमारे कार्यकर्ता भी थे, अधिकारी भी थे, रिटर्निंग ऑफिसर भी था। उनके सामने ही जीतने के बाद सबसे पहले मैं उनका आशीर्वाद लेने गया था। मैंने पैर उनके पड़े थे। तो मैं फिर वही कहूंगा कि लड़ाई को आप दिखाना चाहते हैं काका भतीजे की लड़ाई थी या पारिवारिक लड़ाई थी, पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं जिस पार्टी में हूं, मैंने ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम किया, वो जिस पार्टी में उन्होंने ईमानदारी से उनकी पार्टी का काम। नहीं, आप कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई थी, तो एक ही परिवार में दो विचारधाराएं पैदा हो गई और एक तरह से दो राष्ट्रीय पार्टियों में विभक्त हो गई, और ये विचारधारा उठ करके वहां पर आ गई और ये लड़ाई यहां पर शुरू हुई। तो ये कहां से आखिर ये कहां से टर्निंग पॉइंट आया कि अब विचारधारा अलग हो गई, एक ही परिवार के विचारधाराओं में अंतर आ गया? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। ये हमारा हाथ है, इसके अंदर 5 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, 4 उंगलियां हैं। क्या बराबर है? नहीं है, छोटी बड़ी होती है। उसी तरीके से एक परिवार के अंदर भी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं। जब अपना हाथ बराबर नहीं है तो परिवार में विचारधाराएं बराबर नहीं होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चौंकने वाली बात है। जी, चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी बातें सही हैं तो एक संतोष भी होगा कि चलिए सीट जो है परिवार के ही खाते में आई, कहीं दूसरे परिवार को नहीं गई। क्यों, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था जब आप जीते थे? नहीं, देखिए, मैंने फिर से कहा कि परिवार वाली कोई बात ही नहीं है। उनकी विचारधारा अलग, मेरी विचारधारा अलग, दो विचारधाराएं टकराई, एक जीता एक हारा। तो ऐसी कोई संतोष वाली बात या सुकून वाली बात नहीं थी। हाँ, जब आप चुनाव जीतते हो तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं ने आपके साथ मेहनत की होती है, आपने 5 साल तक मेहनत की होती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो किसे अच्छा नहीं लगेगा? जी बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद सबको अच्छा लगेगा, लेकिन उसी जनता के लिए अब काम भी करना होगा, क्योंकि अब जीत करके आए हैं और चेहरे मोहरे से विधायक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, एकदम से बिल्कुल फिट, और तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी अधिक होगी। लोग ये भी कहते होंगे कि अनुभव की कमी है, अभी कम उम्र है, इसलिए अनुभव की कमी है, लेकिन मैं नहीं मानता। अगर जो आप जीत करके आए हैं तो उन सुरमाओं को हरा करके आए हैं, उस विचारधारा को हरा करके आए हैं, तो वास्तव में आप में वो क्षमता है कि जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो जनता की समस्याएं आपके क्षेत्र में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी समस्याएं महत्वपूर्ण हैं जिनको आप चाहते हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का समाधान करें। देखिए, एक ही विधानसभा के अंदर अलग अलग गांवों में या अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग समस्या होती है। मैं करताना की बात करूं, वहां की मुख्य समस्या यह है कि वहां किसानों को नहरों में पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। वहां बिजली की समस्या आती है मूंग के समय पे। अगर मैं टिमरनी की बात करूं तो वहां पे खेल मैदान की समस्या है, एक फ्लाईओवर की समस्या है। करताना क्षेत्र और टिमरनी क्षेत्र के बीच में एक रेलवे लाइन जाती है, वहां पे बहुत इंतजार करना पड़ता है, इसलिए वहां पे एक फ्लाईओवर होना चाहिए था। दूसरा, मैं युवा हूं तो मैं युवाओं की बात करूंगा। युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या जो चैलेंज है वो ये है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। सोचा तो ये था कि सरकार हमारी आएगी तो छिंदवाड़ा मॉडल को अपनाते हुए कुछ फैक्ट्री लगाने का प्रयास हम करेंगे, पर अब सरकार नहीं आई है तो भी विपक्ष में है, विधानसभा में मांग करेंगे। अगर मैं रहटगांव क्षेत्र की बात करूं तो मैं एक आदिवासी मतलब विधानसभा से आता हूं, खुद भी आदिवासी हूं।
तो आप देखेंगे कि हमारे विधानसभा के रहटगांव क्षेत्र में लगभग 40 से 45 गांव ऐसे हैं जहां आज भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है। कुछ समस्या आ जाए तो आप संपर्क नहीं कर सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे लाखादे, चूर्नी बापचा या बिटिया रातामाटी, वहां सड़क नहीं है। ये बीजेपी बोलती है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, हमने हर गांव को जोड़ दिया है। वहां ऐसी सड़क है भाई साहब, मैं बोलता हूं कोई गर्भवती महिला अगर सड़क से दिन में 2 बार तेजी से निकल जाए तो उससे गर्भपात भी हो सकता है। इतनी खराब सड़कें हैं। वहां पे पीने के पानी की व्यवस्था में दिक्कत है। तो ये जो है प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि वहां पे हमारे आदिवासी भाई जो हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा विरोध नहीं करते हैं। इस कारण से हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। सबसे पहले उन्हें आगे लेके आना है। कृषि क्षेत्र की अगर जो बात किया जाए तो किसान भी आपके क्षेत्र में होंगे ही, बहुत बिल्कुल बिल्कुल किसान होंगे ही। और अगर जो किसानों की दिनहीन दशा को अगर जो सुधार दिया जाए तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आपने 60% लोगों का जो है जीवन सुधार दिया। तो किसानों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमारा सिराली के अंदर जो भगवानपुरा के आगे वाला जो है क्षेत्र, सावलखेड़ा, कूड़ा पानी, रामटेक, वहां पे वोल्टेज की समस्या है, बिजली की समस्या है। वहां आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जो 24 घंटे लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं, वो कृषि लाइन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वहां पे एक सब स्टेशन बनवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। 20 गांव है, उसको फायदा मिलेगा वहां सब स्टेशन बनने से, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, मैं प्रयास करूंगा कि नहर का पानी टिमरनी विधानसभा का जो हक है, जो अधिकार है, वो उसको मिले, कम ना मिले, पिछली बार से अधिक मिले। इसलिए हम लड़ाई भी लड़ेंगे, क्योंकि अगर देखिए किसानों को पानी मिलेगा, अच्छी बिजली मिलेगी, तो वो अपना फसल को उगा पाएंगे, उसका जो औसत है वो बढ़ा पाएंगे। तो वो औसत बढ़ेगा तो उन्हें फायदा होगा। साथ में ही जैसे कि मैंने कहा कि हमने सोचा ये था छिंदवाड़ा मॉडल अपनाएंगे, कुछ फैक्ट्री बनवाएंगे। वैसे ही मेरी जो विधानसभा में कृषि प्रधान है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे उद्योग होने चाहिए थे, जैसे डेयरी फार्मिंग के ऊपर होना चाहिए था, या फिर फूड प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए था। किसान जैसे कि गेहूं बना रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, अब गेहूं उगा रहे हैं तो वहां पे अगर बिस्किट की फैक्ट्री होती तो वहीं पे उनको अच्छा भाव मूल्य मिल जाता। गन्ना उगा रहे हैं, वहां पे अगर शुगर फैक्ट्री बन जाए तो उनको अच्छा भाव मिल जाएगा। अगर टमाटर उगा रहे हैं, वहां केचप की फैक्ट्री खुल जाए तो उनको फायदा मिलेगा। अगर वो पशुपालन कर रहे हैं, वहां दूध का प्लांट खुल जाए तो शुद्ध दूध भी मिलेगा लोगों को और किसानों को अच्छा भाव भी मिलेगा। तो ये कुछ सोच है जिसको हम प्रयास करेंगे कि इंप्लीमेंट कर पाए, कुछ किसानों के लिए कर पाए। अगर मैं किसानों के लिए कुछ कर पाऊंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जी बिल्कुल, अगर ये होना चाहिए और ये सोच भी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जैसे कि अब एक एक करके हम एक एक सवाल लेते जाएंगे आपसे और उसका जवाब लेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि नहर का पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है किसानों को, तो आखिर क्यों नहीं मिल पाता है? इसका कारण क्या है? आखिर नहर तो होगी, पानी अगर जो कुछ भी मिल रहे हैं तो नहर होगी, पर्याप्त पानी क्यों नहीं मिल पाता है? कारण क्या है उसका? देखिए, कांग्रेस के जमाने का जो बांध बना हुआ है, कांग्रेस के जमाने की जो नहर खुदी हुई है, कांग्रेस इतना काम तो कर गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो बने हुए बांध से, बनी हुई नहरों से किसानों को पर्याप्त पानी तक नहीं पहुंचा पा रही है। वहां राजनीति हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कोई पावरफुल नेता है वो अपनी तरफ ले आता होगा पानी, या ऐसा भी हो जाता है कि मैनेजमेंट सही नहीं है। जब मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी का वो सही नहीं हो पाता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि टिमरनी विधानसभा का हक, अधिकार और पानी उसको मिल सके। जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि शुगर फैक्ट्री, जहां गन्ना अधिकायत मात्रा में होती है वहां शुगर फैक्ट्री, और जहां टमाटर होता है, टोमेटो केचप की, इस तरह की छोटी छोटी जो है फैक्ट्रियां लगाई जाएं। जहां आलू पैदा होता है वहां पर चिप्स के, तो अगर जो ये आप करना शुरू करें तो सबसे पहले दिक्कतें कहाँ आएंगी? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो सरकार के साथ में है, क्योंकि मांग करने का अधिकार हमारा है। विधानसभा में सवाल उठाने का, लड़ने का अपनी विधानसभा के लिए ये काम मेरा है, वो मैं करूंगा। लेकिन बजट पास करने का जो काम है वो सरकार के पास है ना। दूसरा, समस्या आती है जमीन में, सरकारी जमीन। हमारे यहाँ पे टिमरनी में सरकारी जमीन कोई कमी नहीं है, वहां पे सरकारी जमीन उपलब्ध है। तो हम तो जो मुख्यमंत्री हैं या फिर जो भी और मिनिस्टर्स होंगे, वहां जाके उनको कहेंगे कि साहब आप ही के प्रदेश का एक हिस्सा है, आप ये मत समझो कि विपक्ष में है तो आप हमारा बुरा करो। तो यही कहेंगे कि भैया मिलकर विकास करना चाहिए, और आइए, अगर जमीन सरकारी नहीं है तो आप हमारी विधानसभा में लगाइए, किसानों को फायदा होगा, नाम आपका होगा, नाम किसी का भी हो। मैंने कभी भी राजनीति में नाम की लड़ाई नहीं लड़ी है। किसानों का काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। नहीं, जमीन तो उपलब्ध है, जमीन तो आप उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि है, आप बता रहे हैं, आपने खोज भी रखा होगा। लेकिन कोई भी उद्योग लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है,
तो ये पैसे की व्यवस्था कहां से करेंगे अगर जी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्तर है ना। तो इसके लिए कोई व्यक्तिगत रूप से मैं या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार अगर साथ दे तो ये काम मिलके हो सकता है। सरकार के पास काफी बड़ा लंबा चौड़ा बजट होता है। आज जैसे कि हम कोई योजना चला रहे हैं, है ना, अगर आप उस योजना का पैसा आप अगर जनता में दें, सिर्फ उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं, उसको कुछ स्किल सिखाएं, कुछ डेवलपमेंट दे, तो वो उसका उपयोग करके जिंदगी भर कमा सकती है। वैसे आप फैक्ट्री खोलेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि वो उद्योग लगाने के बाद में, चाहे वो गौ पालन करे, पशुपालन करे, तो उसको दूध पैदा होगा, उसको बेच के उसको पैसा मिल सकता है, तो माता की सेवा भी हो जाएगी। जब वो गेहूं पैदा कर रहे हैं अपने खेत में, तो गेहूं को अगर वो बाहर मंडी में बेचते हैं, एक पैसा मिलता है, फिक्स होता है, लेकिन एक फैक्ट्री में बेचेंगे तो उसको उसका मूल्य ज्यादा मिलेगा। उससे क्या होगा, क्षेत्र में बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा क्योंकि फैक्ट्री खुल रही है, और किसान को अच्छा भाव भी मिलेगा। जब ये सब बिकेगा तो उससे पैसा भी होगा, आवक भी होगी। इस सब चीजों के लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो सोच बड़ा करिए, आप इन्वेस्टर मीट बुलाइए, आप बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाइए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रिटानिया है या अमूल है, बहुत सी कंपनियां हैं, उनको आप बोलिए कि मध्य प्रदेश में हम कुछ टैक्स की छूट देंगे, आपको कुछ विशेष चीज देंगे, आप लगाइए। लेकिन समस्या तो यही है ना कि आप तो विपक्ष में हैं, तो आपकी ज्यादा बातें तो सुनी नहीं जाएंगी, फिर कैसे करेंगे? देखिए, मैं एक चीज पे विश्वास करता हूं कि विपक्ष में हो या पक्ष में हो, अगर आप बोलने वाले हो, आप विरोध करने वाले हो, तो आपकी सुनी जाएगी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो सत्ताधारी पार्टी में है, ठीक है, वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कुछ बोलता ही नहीं है, तो उस क्षेत्र में कुछ नहीं मिलने वाला। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो विरोधी हो सकता है पार्टी का, किसी विपक्ष में हो सकता है, लेकिन वो अगर मुखाग्र है, वो बोलने वाला है, वो विरोध करने वाला है, तो पार्टी को भी, जो सत्ता में है, सरकार को भी सुनना पड़ता है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई थी। जब अंग्रेज थे तो कोई हमारा शासन तो था नहीं ना, हमने विरोध किया, वहां पे विरोध किया तो देश को आजादी मिली। लेकिन ये भी देखा गया है, ज्यादा बोलने वालों को बाहर और निलंबन भी झेलना पड़ता है, तो कहीं ज्यादा बोल दिए तो देखिए, चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि भैया पहली बार का विधायक शायद पहले दूसरे सदन के सत्र में निष्कासित हो गया, निष्कासित करेंगे, लेकिन 5 साल बिठाना पड़ेगा, वापस निलंबन खत्म होने के वापस आएंगे, वापस उस मुद्दे को उठाएंगे, आप सस्पेंड कर दोगे, फिर आएंगे, फिर उठाएंगे। लेकिन जनता ने हमें चुना है, शांत बैठने के लिए नहीं चुना है, हमें काम करके दिखाने के लिए चुना है, तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा ना। आप देखिए, जीतू भैया पटवारी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं बड़े गर्व से बोलता हूं, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुद्दा उठाया था कि किसानों को 3000 रुपए कुंटल गेहूं का भाव मिलना चाहिए जी। फिर क्या हुआ, आज बीजेपी ने भी की ना घोषणा 2700 रुपए की, नहीं करी, हल लेके गए थे विधानसभा में, सस्पेंड कर दिया गया, वापस लौट के आएंगे, है ना, नहीं जीत पाए इस बार, कोई बात नहीं, अगली बार जीत के आएंगे। तो मैं पिछली बार हारा, इस बार जीता, अगली बार हो सकता है वो सरकार बनाए और किसानों को 3000 रुपए कुंटल दे। वैसे हमारा प्रयास है कि अभी ले लें, उनसे 2700 ले ही लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रयास होना चाहिए कि कम से कम बीजेपी ने जो कहा है उतना तो दे दे, और फिर जब आपकी सरकार आएगी आप 3000 भी दीजिएगा, 3500 दे दीजिएगा, कौन रोकता है, अपने बजट के अनुसार दीजिएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की बात है वो तो सरकार के भरोसे हो सकती है। अब चिप्स फैक्ट्री लगाने की अगर जहां तक बात है तो वो तो कम अमाउंट में हो सकता है, उसके लिए क्या आपने विचार किया है कि हम? देखिए, चलिए मैं एक चीज बोलता हूँ कि मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूँ कि कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण बहुत से कृषकों के पास में गौ माता जो पशुपालन करते हैं उनके पास है, दूध भी हमारे यहाँ होता है, लेकिन उसका सही मूल्य भाव नहीं मिलता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरे स्तर पे आने वाले 1 साल के अंदर एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट वहां मैं डलवाऊं और किसानों को अच्छा मूल्य देने का मैं प्रयास करूं। ये मैं मेरी तरफ से कर सकता हूं। प्रयास छोटा हो सकता है, सरकार साथ दे तो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, प्रयास करेंगे जी। बिल्कुल, प्रयास होना भी चाहिए। और जहां तक इसके लिए दुग्ध उत्पादन जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसके लिए चूंकि जो किसान हैं वो डेयरी, उनके बीच डेयरी का जो प्रोसेस है ये भी समझाना पड़ेगा कि आप जो है यहाँ अप्लाई करें, सरकार शायद छूट भी देती है इसके लिए कि आप पशुपालन करें, दुग्ध उत्पादन करें, तो आपको गाय खरीदने के लिए या भैंस खरीदने के लिए उन सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता है। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि
इस बात की जागरूकता फैलाएं लोगों के बीच। तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? मान लीजिए पहले तो अगर जो आपने ये सोच लिया कि हाँ प्रोसेसिंग प्लांट हम लगवा देंगे और उसके बाद से यहाँ दूध आएगा और यहाँ पर जो भी प्रोसेस होना होगा वो होगा इससे, लेकिन किसानों के बीच ये जो प्रक्रिया है ये भी तो बतानी पड़ेगी। देखिए हमारा जो क्षेत्र है हरदा जिला जो है, यहाँ पे एक सहयोग करके एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था। तो सारे जो किसान हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि पशुपालन कैसा करना है, कितना फायदा उसमें होता है ना, कितनी कमाई उसमें होती है। वो अच्छा चल भी रहा था। लगभग उन्होंने जब शुरू किया था शायद 1100 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से शुरू किया, और जब वो बंद हुआ उसमें मेरे ख्याल से लगभग 35 से 40 हजार लीटर प्रतिदिन का दूध वो संग्रह कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने समय से पैसा नहीं दिया किसानों को। अब मैं जो भी कहूं, धोखा दे दिया, जो भी हो, वो वहां से भाग गए। उस कारण से किसानों का विश्वास वहां पे टूट गया, कम हो गया। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उस विश्वास को हम वापस से जिंदा करें, मजबूत करें, ताकि किसानों को सब पता है कि किस तरह से पशुपालन होता है, किस तरह से फायदा मिलता है, क्योंकि सहयोग का समय वो देख चुके हैं। सिर्फ ये धोखा जो दिया गया था उस कारण से उनका विश्वास टूट गया। लेकिन जो अनुदान है ना, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके अनुसार अगर उनको अनुदान दिलाना हो तो इसके लिए तो प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। देखिए एक अच्छा जनप्रतिनिधि या अच्छा सेवक वही हो सकता है जो अपने क्षेत्र में, जो सरकार किसी की भी हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, भाजपा की हो सकती है, लेकिन ये पार्टी की राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसका अधिक से अधिक फायदा अपने यहाँ के विधानसभा के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको दिलवा सके। तो हमारी प्राथमिकता भी यही रहेगी। मैं खुद डिपार्टमेंट जो है उसकी बैठक लूंगा, उनसे कहूंगा कि इसको आप प्रचार प्रसार करिए। हमारे स्तर पे जो सकता होगा हम वो भी करेंगे। गांव-गांव जाके जैसे वोट मांगने जाते हैं उसे जागरूकता फैलाने में जाया जा सकता है। अब एक चीज और, अगर जो ग्रामीण अंचलों की बात हो रही है तो यहाँ पर किसानों की बात हो गई, अगर महिलाओं की बात करें, ग्रामीण अंचल की महिलाओं की बात करें तो एक तरह से दोयम दर्जे का नागरिक उन्हें अभी भी समझा जाता है। देखिए मेरी विधानसभा में ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारी विधानसभा में जो नारी शक्ति होती है उसको बराबर का सम्मान दिया जाता है। और आप देख ही रहे हैं कि इस चुनाव में जो परिणाम आया है ना, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी जो लाडली बहना है, जो मातृ शक्ति है, उसका रहा है। तो उसे कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता है। वो एक शक्ति है जिसको हम प्रणाम करना चाहिए। और मेरी विधानसभा में बता रहा हूँ, बाकी क्षेत्र का मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ नारी को पर्याप्त और बराबर का सम्मान दिया जाता है जी। लेकिन ये सम्मान देने की बात अलग है, लेकिन एक बात और अधिकतर ग्रामीण अंचलों में देखा जाता है, अब पता नहीं हरदा या टिमरनी विधानसभा में क्या स्थिति है, आपको ज़्यादा पता होगा कि यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की मजदूरी में अंतर होता है। नरेगा की बात मैं नहीं कर रहा, अगर जो प्राइवेट ये खेतों में काम करने वाली मजदूर महिला मजदूर की अगर जो बात करें तो उनकी मजदूरी अपेक्षाकृत जो पुरुष जो खेतों में काम करते हैं उनकी अपेक्षा कम होती है। नहीं, हरदा जिले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, जो मिर्ची लगाने लगे हैं किसान, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो मजदूर भाई है, मजदूर बहनें हैं, उनका जरूरत लगती है। तो बराबर ही मजदूरी दी जाती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, बराबर मजदूरी दी जाती है। कोई एक बात सर्च जरूर कराइएगा, अगर इस तरह की बातें सामने आए तो इसे जो है बराबर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, कुछ जागरूकता जरूर चलाइएगा। लेकिन एक सवाल, अब चूंकि आपने कहा कि हम प्लांट बैठाएंगे और भी तमाम उद्योग लगाने की बात आप कर रहे हैं, प्रयास करेंगे, तो उससे बेरोजगारी की समस्या तो दूर होगी ही, किसानों की समस्याएं भी दूर होंगी, महिलाओं की जहां तक बात आप कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की भी अगर जो बात कर रहे हैं तो ये भी अगर जो समस्याएं होंगी तो उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन अब एक सवाल और है कि देखिए, जो ग्रामीण स्तर के स्कूल हैं, शिक्षा की जहां तक बात आप कर रहे हैं, तो आप तो अपना विद्यालय चलाते हैं, इंग्लिश मीडियम का विद्यालय चला रहे हैं, और वहां पर गरीबों के बच्चों को जो मेधावी हैं उनको जरूर आप वहां पर शिक्षा ग्रहण करा रहे होंगे। लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें देखा जाता है कि अध्यापकों की कमी होती है। बिल्कुल। कभी और विद्यालय कभी टूटे फूटे हालत में, कहीं बरगद के पेड़ के नीचे, कहीं आम के पेड़ के नीचे, इस तरह से विद्यालय चलते हैं। आपके क्षेत्र में भी होंगे न। अगर जो विद्यालय सही सलामत होगा तो वहां पर जो अध्यापकों की संख्या है वो पर्याप्त नहीं होगी। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, ये एक सच्चाई है कि बहुत से गांव में आप जाएंगे तो वहां विद्यालयों की जो
बिल्डिंग है, जो भवन है, वो जर्जर हो चुका है, वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। जब वो बनता है उस समय से ही जो नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो कमीशन मारना शुरू कर देते हैं। इस कारण से बनते 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 बिल्डिंग जो है वो पूरी ऐसी हो चुकी होती है कि वो जहाँ चल नहीं पाती है, पानी टपकता है, कहीं प्लास्टिक गिरने लगता है। ऐसे विद्यालय हमने भी देखे। कुछ गाँव में मैं अभी गया था, वहां मैंने जो सचिव है और जो अधिकारी है उन्होंने कहा भी है कि देखिए ये 15 लाख का भवन था, पानी में खराब हो जाएगा, कम से कम इसका हम ऊपर सीमेंटीकरण तो करें, कम से कम उसका जो पानी टपकता है वो तो रोके, ताकि उसकी तो कुछ लाइफ बढ़ सके। और दूसरा, अध्यापकों की कमी जो आपने बताई है, अब इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, उसके बाद भी ये जो मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, ये कोई नई भर्तियां निकाल ही नहीं रही है। जो निकालती है वहां पर गड़बड़ कर देती है। तो अगर जब तक भर्तियां नई नहीं होंगी, जब तक लोग कहां से आएंगे, शिक्षक कहां से आएंगे? तो ये तो लड़ाई हमको विधानसभा में भी लड़नी पड़ेगी और सड़क पे भी लड़नी पड़ेगी। क्योंकि मैं सिर्फ ये बोलूं कि भैया देखिए, यहाँ पर शिक्षक नहीं है, आप लेके आइए, इतना आसान अगर होता तो कोई भी कर सकता। पर समस्या ये है कि इन्होंने भर्ती की ही नहीं है, इसलिए शिक्षकों की कमी मध्य प्रदेश में है, और जिसका खामियाजा जो गरीब लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि सड़कों की स्थिति बड़ी ही जर्जर है अभी कुछ जगहों पे, जैसे रहगांव में जो वन क्षेत्र है वहां पर। अगर सड़कों की स्थिति जर्जर है और आप उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, या फिर अगर जो किसान कोई भी अपना अनाज जो है, अनाज जो भी खेतों में उसकी पैदावार होती है, कुछ भी जो पैदा करता है, चाहे अनाज हो या सब्जी हो या फिर कुछ अन्य चीज़ें, हाँ, तो सबसे बड़ी बात होती है कि परिवहन की। तो वहाँ से परिवहन करके उसे मार्केट तक ले जाना। तो क्या कुछ ऐसी सुविधाएं, ऐसे जाल बिछाने की आपकी योजना है कि हर गांव से जो मार्केट, जहां बाजार है, वहां तक जाने के लिए एक पर्याप्त और सही सड़क, उभर खाबर नहीं, जैसा कि आप बता रहे थे, सही सड़क उपलब्ध करा सकें? और इसके लिए क्या विधायक निधि पर्याप्त होगी? देखिए, सबसे पहले तो जाल जो है वो सड़कों का तो बिछा ही हुआ है, पर सड़कों की हालत ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि हम अलग अलग इसको सेक्टर में या ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं, करताना, टिमरनी, रहटगांव। जो सड़कों की समस्या है वो रहटगांव क्षेत्र में है ना। उद्योग जो खोलने की बात हो रही है वो टिमरनी या सिराली के अंदर हो रही है, ठीक है। लेकिन अब आपने कहा कि सड़कों कैसे ठीक कराया जाएगा, तो वो सबसे पहले विधायक निधि जो होती है वो उतनी पर्याप्त नहीं होती है कि आप हर सड़क को बनवा सके। लेकिन अगर विधायक प्रयास करे, प्रश्न उठाए, मांग करे, तो विधानसभा में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, चाहे वो आरएएस का हो, चाहे वो फॉरेस्ट वन क्षेत्र हमारे लगता है, या पीडब्ल्यूडी का हो, सड़क को लाया जा सकता है। पर उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो हम लड़ेंगे। जी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आप भी कह रहे हैं कि आप का जो विधानसभा क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है, और आप भी आदिवासी अपने आप को बता ही रहे हैं, आदिवासी तो आदिवासियों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र में है वो कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि पट्टे का, भूमि का अधिकार। ये एक बहुत पहले से एक मांग चली आ रही है। आपने देखा होगा शायद 64 से 98 तक पट्टे दिए गए थे। उसके बाद यदा कदा कोई एक हाथ गांव में एक हाथ तो दे दिया जाता है, पट्टा देना बंद हो गए। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी, सरकार से भी हम लड़ाई लड़ेंगे, निवेदन भी करेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार लड़ाई लड़ी जाए, हम निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जब नहीं सुनेंगे तो फिर हम लड़ाई भी लड़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा जो मांग है वो यही है कि उनको भूमि का अधिकार दिया जाए। आज उनके पास में जमीन तो है पर उसका कब्जा है, लेकिन उसका पट्टा नहीं है। कल को कोई फॉरेस्ट वाला आ जाए, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई डिपार्टमेंट आ जाए और उनको भगाने के लिए नोटिस भेज दे, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो धरती होती है, हमारी माँ होती है, उसका अधिकार हम आदिवासियों को मिलना चाहिए, पट्टे का अधिकार हमको मिलना चाहिए। जी, और वो पट्टे का अधिकार आप निवेदन करके या फिर लड़ाई करके जैसे भी हो दिलाने का प्रयास करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इन तमाम विषयों पर आपने हमसे चर्चा की। तो आज खास मुलाकात में हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के एक सदस्य जो कि अभिजीत शाह, जो कि टिमरनी से विधायक हैं, ये हमारे साथ थे और इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। तमाम मुद्दों पर बातचीत हम कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों की ज़्यादा बातचीत हुई, और आदिवासियों की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें वो उत्साह देखा गया
जो हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ करने की चाह है, परिकल्पना है, लेकिन इसे साकार करने में सरकार का सहयोग चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनका कितना सहयोग करती है और ये सरकार को कितना सहयोग करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।